नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। पानी का सफर। ये सफर पहाड़ों से शुरू होकर समंदर तक जाता है। लेकिन ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है। ये तो हमारी धरती की सतह को गढ़ने, तराशने और उसे एक नया रूप देने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सा सवाल, हमारी धरती की ये सतह, ये जमीन हमेशा एक जैसी क्यों नहीं रहती? ये लगातार क्यों बदलती रहती है? इसी सवाल के जवाब में पानी की जबरदस्त ताकत का राज छिपा है। अब इस कहानी को समझने के लिए कुछ शब्द जानने जरूरी हैं। देखिए, जमीन के किसी भी छोटे मोटे हिस्से को हम कहते हैं भू आकृति या लैंडफॉर्म। और जब ऐसी कई सारी भू आकृतियां एक साथ मिल जाती हैं ना, तो बन जाता है एक भूदृश्य, एक लैंडस्केप। बिल्कुल वैसे ही जैसे पजल के टुकड़े मिलकर एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि हर भू आकृति की ना अपनी एक कहानी होती है, एक जिंदगी, बिल्कुल इंसानों की तरह ही। ये भी एक जवानी, एक प्रौढ़ावस्था और फिर बुढ़ापे से गुजरती हैं। तो चलिए इसी नजरिए से इनके विकास को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं नदी के जीवन के पहले पड़ाव से, उसकी युवावस्था से, जब वो पूरी तरह जोश और ताकत से भरी होती है। एक युवा नदी की कल्पना कीजिए, एकदम जोश से भरी हुई। इसकी ढलान बहुत खड़ी होती है, जिसकी वजह से ये पूरी ताकत से जमीन को नीचे की तरफ काटती है, अगल बगल नहीं। और इसी जबरदस्त कटाव से बनती हैं गहरी वी शेप की घाटियां और झरने। इस स्टेज पर इसका परिवार भी छोटा होता है, मतलब सहायक नदियां बहुत कम होती हैं। और पता है, ये बड़ी बड़ी विशाल घाटियां जो हम देखते हैं, उनकी शुरुआत बहुत ही मामूली होती है। जमीन पर बहते पानी से बनी छोटी छोटी नालियों से, जिन्हें क्षुद्र सरिताएं या रिल्स कहते हैं। यही नालियां वक्त के साथ गहरी और चौड़ी होती चली जाती हैं। और जब एक युवा नदी अपनी पूरी ताकत लगाती है, तो नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। ये जो शानदार तस्वीर है, ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने एक गॉर्ज की है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे नदी ने अपनी जवानी की ताकत से इन कठोर चट्टानों को भी काटकर इतनी गहरी और संकरी घाटी बना दी। युवावस्था के बाद नदी आती है अपनी प्रौढ़ावस्था में। ये उसकी जिंदगी का दूसरा पड़ाव है। यहाँ अब उसकी ऊर्जा का फोकस बदल जाता है। अब वो नीचे काटने के बजाय अपने किनारों को चौड़ा करने में लग जाती है। तो अब नदी अपनी मैच्योर स्टेज में है, प्रौढ़ावस्था में। यहाँ ढलान थोड़ी कम हो जाती है, तो उसकी एनर्जी भी बदल जाती है। अब वो जमीन को गहराई में नहीं काटती, बल्कि अपने किनारों को चौड़ा करती है। इसे पार्श्व कटाव या लैटरल इरोजन कहते हैं। और हाँ, अब इसमें कई सारी सहायक नदियां भी आकर मिल जाती हैं, जिससे इसका आकार और पानी दोनों बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से ये अपने आसपास चौड़े चौड़े बाढ़ के मैदान बनाना शुरू कर देती है। इसी स्टेज में नदी सीधे रास्ते चलने के बजाय सांप की तरह बल खाकर घुमावदार रास्तों पर बहने लगती है। इन घुमावों को विसर्ब या मियांडर्स कहते हैं। और जब यही काम वो हजारों लाखों साल तक कठोर चट्टानों पर करती है, तो अपने घुमावदार रास्ते को बहुत गहराई तक काट देती है। नतीजा, ये जो तस्वीर में दिख रहा है, इसे कहते हैं गभीरी भूत विसर्प या एंट्रेंच्ड मियांडर। कमाल का नजारा है। और अब आता है नदी के सफर का आखिरी पड़ाव, वृद्धावस्था। इस पड़ाव पर आकर उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती है और अब उसका मुख्य काम होता है जमाव करना। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। प्रकृति का नियम है, जहाँ कटाव होता है वहाँ जमाव भी होता है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। नदी ने अपनी जवानी में और प्रौढ़ावस्था में जो कुछ भी काटा, जो भी मलबा अपने साथ बहाकर लाई, अब बुढ़ापे की इस धीमी रफ्तार में उसे कहीं न कहीं तो जमा करना ही पड़ेगा। तो वृद्धावस्था में नदी एकदम शांत हो जाती है। ढलान लगभग सपाट होती है, मतलब जमीन एकदम फ्लैट। नदी की रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है और अब वो अपने साथ लाए हुए मलबे को, सेडिमेंट्स को जमा करना शुरू कर देती है। इसी जमाव से चौड़े बाढ़ के मैदान, गोखुर झीलें और समुद्र में मिलने से ठीक पहले डेल्टा जैसी आकृतियां बनती हैं। यहाँ दो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि नदी कैसे जमाव करती है। एक तरफ जब नदी पहाड़ों से निकलकर अचानक मैदानी इलाके में आती है, तो जलोढ़ पंख यानी एलुवियल फैंस बनाती है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सफर के अंत में समुद्र से मिलती है, तो मुहाने पर डेल्टा बनाती है।
दोनों ही नदी की कम होती ताकत का सबूत है। अच्छा, वृद्धावस्था की एक और बड़ी मजेदार चीज है गोखुर झील का बनना। होता क्या है कि नदी के घुमाव समय के साथ और भी ज्यादा मुड़ते जाते हैं, तब तक जब तक कि दो मोड़ एक दूसरे के बहुत करीब नहीं आ जाते। फिर जब कभी बाढ़ आती है तो नदी शॉर्टकट ले लेती है, वो एक सीधा रास्ता बना लेती है और पुराने घुमावदार हिस्से को वहीं छोड़ देती है। यही छूटा हुआ हिस्सा एक झील बन जाता है, जिसे गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये सच में हमारी धरती पर होता है। देखिए, ये बिहार की बूढ़ी गंडक नदी की सैटेलाइट तस्वीर है। इसमें नदी का घुमावदार रास्ता, इसके मिएंडर्स साफ दिख रहे हैं। और जरा गौर से देखिए, इसके आसपास ये जो चांद जैसे शेप के पानी के टुकड़े हैं, ये वही पुराने रास्ते हैं जिन्हें नदी ने छोड़ दिया है। ये अब शांत गोखुर झीलें बन चुकी हैं। तो अभी तक हमने पानी का वो काम देखा जो सतह के ऊपर होता है, जो हमारी आंखों के सामने है। लेकिन पानी का सारा काम सतह पर ही नहीं होता। उसके एक छिपी हुई दुनिया भी है जो चुपचाप अपना काम करती रहती है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं पानी की उस छिपी हुई शक्ति से। बात करते हैं भूजल की, यानी ग्राउंड वाटर की, जो हमारे पैरों के नीचे जमीन को एक नया आकार दे रहा है। अब देखिए, भूजल की ताकत काटने छाटने की नहीं, बल्कि घोलने की है। जब बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता है और चूना पत्थर जैसी चट्टानों से गुजरता है, तो वो धीरे धीरे उस चट्टान को घोलने लगता है, जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। इस केमिकल प्रोसेस से जमीन के ऊपर और नीचे जो अनोखी आकृतियां बनती हैं, उस पूरे लैंडस्केप को कार्स्ट स्थलाकृति यानी कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं। तो कास्थ स्थलाकृति का सीधा सा मतलब है चट्टानों का घुल जाना। यह खासकर चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी चट्टानों में होता है और इसके नतीजे बड़े कमाल के होते हैं। जमीन पर कीप जैसे गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें सिंकहोल कहते हैं। जमीन के नीचे बड़ी बड़ी गुफाओं का नेटवर्क बन जाता है और सतह पर लैपीस जैसी नुकीली ओबड़-खाबड़ जमीन तैयार हो जाती है। अच्छा, ये जो सिंकहोल होते हैं ये भी दो तरह से बनते हैं। पहला है घोलरंध्र, जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। मतलब सतह का पानी धीरे धीरे चट्टान को घोलता जाता है और गड्ढा बनता जाता है। लेकिन दूसरा वाला ज्यादा खतरनाक और ड्रामाई है, निपात रंध्र। ये तब बनता है जब जमीन के नीचे पहले से एक बड़ी गुफा मौजूद हो और अचानक उसकी छत कमजोर होकर धड़ाम से नीचे गिर जाए। इससे सतह पर एक झटके में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह कोई ठहरी हुई बेजान चीज नहीं है। ये तो पानी के हाथों लिखी जा रही एक कहानी है, एक ऐसी किताब है जिसका हर पल एक नया पन्ना लिखा जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त इसका कौन सा अध्याय लिखा जा रहा है।